इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे संपत्ति के बारे में। संपत्ति जिसमें वसीयत बनाई गई हो और अगर बिना वसीयत लिखे पिता की या माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा, यानी इंटेस्टेट प्रॉपर्टी में क्या स्थिति बनेगी, बेटे या बेटी का क्या अधिकार होगा। दूसरा, जहां पर पिता की जो वसीयत है, अगर बेटे की जो बेटी है उसकी शादी हो चुकी है तो क्या शादीशुदा बेटी को भी उस संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, संपत्ति की वसीयत अगर बेटी का जन्म 2005, क्योंकि जो अमेंडमेंट आया संपत्ति पर अधिकार से संबंधित बेटियों का क्या होगा वो 2005 में आया, तो 2005 के पहले अगर बेटी का जन्म हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और चौथा प्रश्न हम लेंगे कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई तो क्या लड़की जिसकी शादी हो चुकी है उसे अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। लगातार कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते हैं, इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर दें, जी हाँ, जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहला प्रश्न हम अपना उठाते हैं और संपत्ति की वसीयत बनाई है या नहीं बनाई है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो इसके पहले डाला था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन चार प्रश्न, जिसमें सबसे पहला, अगर बिना वसीयत लिखे पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बेटे या बेटी का क्या अधिकार होगा, इसको जरा समझते हैं। देखो, इंटेस्टेट प्रॉपर्टी जो होती है, इन स्टेट प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट धारा 8 अमेंडमेंट 2005 काफी जरूरी है। इसके हिसाब से अगर वसीयत नहीं लिखी तो बेटियों का अधिकार बनेगा उस संपत्ति पे, उस अधिकार को नहीं छीना जा सकेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि वो प्रॉपर्टी फादर या मदर, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनकी खुद की स्व अर्जित संपत्ति होनी चाहिए, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल है, फर्क नहीं पड़ेगा, वो चल या अचल संपत्ति से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आखिर जो संपत्ति है वो इंटेस्टेट्स तभी होगी जब जिसमें विल नहीं बनाई गई है और उसमें बेटी का या बेटे का बराबर से अधिकार होगा। शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शादीशुदा है तो भी, नहीं है तो भी उसे अधिकार मिलेगा। स्थिति स्पष्ट है, इसलिए विल बनाना काफ़ी ज़रूरत है, वसीयत बनाने की काफ़ी ज़रूरत है मदर या फादर को, जिससे ये स्पष्ट हो सके, ये सुनिश्चित हो सके वो किसे अपना कितना पोर्शन देना चाहते हैं। और अगर इंटेस्टेट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर बेटी का बराबर अधिकार होगा। अमेंडमेंट 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट धारा 8 1956 के कानून के अंतर्गत। दूसरे प्रश्न को उठाते हैं कि अगर बेटी की शादी हो चुकी है तब क्या उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब वसीयत नहीं लिखी है या वसीयत लिखी है। देखो, वसीयत अगर लिखी है, माँ या पिता जो भी आपके हैं, अगर उन्होंने वसीयत बना रखी है तो जो भी होगा वसीयत के हिसाब से होगा, उसका जो प्रोविशन होगा, प्रोबेट आप कराएंगे वसीयत के हिसाब से। अब हो सकता है दो प्रॉपर्टी हो, एक प्रॉपर्टी की पिता ने या माँ ने वसीयत बनाई है, रजिस्टर्ड वसीयत बनाई है, और दूसरी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं बनाई है। तो जिस प्रॉपर्टी की वसीयत बनी है वो तो उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी छूट गई, जिसकी वसीयत नहीं बनाई है, विल नहीं बनाई है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्लेम कर सकेंगे अगर वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके बावजूद। क्यों? क्योंकि उन्होंने वसीयत उसकी नहीं बनाई, तो इस वजह से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी कर सकोगे। जहां तक रही बात इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की, जो आपको इनहेरिटेंस, पूर्वजों की वंशानुगत संपत्ति मिलती आ रही, वहां पर तो जन्म से ही आपका अधिकार है। तीसरा एक प्रश्न लेते हैं, जहां पर अगर बेटी का जन्म 2005 से पहले हुआ है, बेटी का जन्म 2005 से पहले हुआ है, क्योंकि जो जजमेंट आता माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो आया 9 सितंबर 2005, अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ उस दिन से, तो क्या अगर उसके पहले अगर उसका बर्थ हुआ है बेटी का तो फर्क पड़ेगा? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके जन्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पिता की जो मृत्यु है उससे लेना देना है, क्योंकि अगर पिता की जो मृत्यु है, अगर पिता की मृत्यु 2005 के पहले हो चुकी है तो उसमें आप क्लेम नहीं कर पाओगे, बेटियों का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि एचयूएफ में आपको फर्स्ट हायरार्की में कंसीडर तो किया जाता है, वर्ग 1 में आपको कंसीडर तो किया जाता है, जिसमें विधवा यानी जो मरने वाला है उसकी पत्नी, बेटियां, बेटे, ये शामिल होते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में एचयूएफ में आप कंसीडर तो होगे, लेकिन आपको इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 9 सितंबर 2005 के पहले अगर आपके पिता या माता की डेथ हो गई है, मदर या फादर की डेथ हो गई है, उसमें आप क्लेम नहीं कर पाओगे। क्लेम आपका उस प्रॉपर्टी में बनेगा जहां पर वो जीवित थे। 9 सितंबर 2005 के बाद में उनकी अगर डेथ हुई है, ऐसी संपत्ति में कानून का जो अमेंडमेंट 2005 का है सेक्शन 8, वो आपको
एप्लीकेबल होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट का, अदरवाइज नहीं। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेट आप जरूर याद रखें, और ये तारीख है 9 सितंबर 2005। उसके बाद अगर डेथ होती है फादर या मदर की और इंटरस्टेट विल है जहां पर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे भी आपका अधिकार बनेगा, अदरवाइज आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में तो जन्मसिद्ध अधिकार आपका बन गया, लेकिन आप इंटेस्टेट प्रॉपर्टी जिसमें वसीयत नहीं बनाई है उस पर आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और जिसमें वसीयत बनाई है एज ऑब्वियस स्व अर्जित संपत्ति, वसीयत बनाए जाने के केस पे जैसे वसीयत बनी, जैसे विल बनी है, जैसे इच्छा पत्र बना है, वैसे ही उसका आगे प्रोबेट होगी, वैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संपत्ति से संबंधित, इंटेस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर डिवीजन पार्टीशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, म्यूटेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली मुझे यानी अशोक पांडे को कर सकेंगे बात। और साथ ही साथ आपके कोई लीगल प्रश्न है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी मेरी हो जाएगी बात। लगातार आपका जो कीमती महत्वपूर्ण समय इस चैनल के माध्यम से आते जाते वीडियोस जो आपको मिलते रहते हैं, आप समय देते हैं, प्यार से देखते हैं, इसके लिए आप सभी का विशेष बहुत धन्यवाद।